हेलो बच्चों, एक बार हम लोग फिर से लौट कर आए हैं अपने बेसिक के सुहाने सफर में। तो यहाँ पर हम लोग पिछली वीडियो आपने जो देखी होंगी वहां पर हम लोगों ने 1 से 50 तक तत्वों को सीख लिया है। ठीक है, देखिए वहां पर आपको वो जो प्ले लिस्ट है 1 से लेकर 118 तक तत्वों की, वो आपको सीरियल से मिल जाएगी, पूरी आपको मिलेगी। बट 2 वीडियो के बाद तीसरी वीडियो हम आपको इसलिए ये वाली दे रहे हैं ताकि आप 50 तक याद करने के बाद पहले आवर्त सारणी के बारे में पूरा जान लीजिए और फिर जाकर क्या करिए, उसके आगे 50 के आगे 51, 52 करके जितने भी 118 तक हैं बहुत आराम से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी इसका आवर्त सारणी को बनाने का और उसके बारे में जानकारी लेने का लेक्चर पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले आप इसके सारे लेक्चर देखेंगे, फिर आवर्त सारणी के जितने भी बचे हुए 118 तत्वों के नाम हैं उनको याद करेंगे। बट इससे पहले अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो में आए हैं तो पहले आपको करना क्या है, जाके 1 से 50 तक की आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं 1 से 50 तक उनको याद कर लीजिए। हमने उसको ट्रिक से बाकायदा आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि आज हमें क्या तैयारी करनी है। देखिए हमारा आज टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ पीरियोडिक टेबल मेकिंग एंड फिलिंग। ठीक है, तो हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज गेन करेंगे ताकि हम लोग क्या कर सकें, उसको आसानी से बना सकें, भर सकें। ठीक है, और फिर हम लोग धीमे धीमे करके इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। हाँ, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले ही हम बोल चुके थे कि स्टार्टिंग की वीडियो में कि यह जो केमिस्ट्री का 0 लेवल पोर्शन है और जो किसी को बिल्कुल नहीं आता केमिस्ट्री में, उसी के लिए ये बनाया गया है। ये आप लोग के लेके आए हैं हम यहाँ पर, और ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास या उसके लिए नहीं है, बोर्ड के लिए। यहाँ पर 9 से लेकर इंटर तक, इससे इंटर के आगे के बच्चे भी जिनको बेसिक में केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, वो केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज यहाँ तक कि आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड हर प्रकार का बच्चा ले सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी इसको लिखते जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं यहाँ पर पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर धीमे धीमे करके हम आवर्त सारणी की ओर बढ़ेंगे, आवर्त सारणी को बनाना और भरना सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो सबसे पहली बात जाननी होती है कि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, एलिमेंट मतलब तत्व, टोटल होते हैं तत्व हमारे पास 118। ठीक है, 118 118 तत्व हमारे पास पीरियोडिक टेबल में होते हैं। फिर आती है बाकी बात ब्लॉक नंबर की ना, कि मतलब कितने ब्लॉकों में इसको बांटा गया। देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसकी पीरियोडिक टेबल की, वो हमारी दीर्घाकार लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, जिसमें आप पढ़ते हो। आने को तो पीछे और भी पीरियोडिक टेबल आई थी, पहले मेंडलीफ ने दी थी, है ना, फिर किसने दी थी, मेंडलीफ के बाद फिर एक और आई थी पीरियोडिक टेबल जिसको हम लोगों ने कहा था संशोधित आवर्त सारणी, और उसके बाद फिर आई थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको किसने दे के रखा था, रांग बर्नर और बरी ने। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रांग बर्नर बरी वाली पढ़ने वाले हैं, उसी के बेस पर सारी बातें करेंगे जो आप इस समय अपने बुक स्टॉलों में जो आपको चार्ट मिल जाता होगा, आपने पीरियोडिक टेबल का देखा होगा, उसी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें उसी से आगे बढ़ना है। हमारे टॉपिक में या चैप्टर में या हमारी क्लासों में यही काम हमारे देने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट्स कितने बताया आपको हमने, 118। जो नई पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने उस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। ब्लॉक नंबर मतलब कितने ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं। कौन कौन से, SPDF, SPDF। अगर आपको जानना है सब कहाँ से आया, कैसे आया, तो जब हम लोग 11th का सिलेबस डालेंगे उसमें डिटेल में है। यहाँ केवल हम बेसिक बातें सीख रहे हैं, इसलिए केवल आपको केवल ये सारी बातें याद करते जाना है, और देखिए आपका सिलेबस कितना सरल हो जाएगा, आपको केमिस्ट्री कितनी इजी लगेगी केवल बेसिक सीखकर। ठीक है, तो ब्लॉक नंबर कितने हैं इसमें, 4। कौन कौन से, SPDF। यहाँ पर देखिए एक चीज लिखा हुआ है स्मॉल लेटर, इसका मतलब क्या है, जब भी हम SPDF कहीं पर लिखेंगे तो हमें हमेशा स्मॉल लेटर का ही यूज करना है। SPDF लिखते समय हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, कभी भी आप इसको कैपिटल लेटर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, हम वो भी सिखाएंगे आपको बेसिक में ही, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल डिटेल में। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, आप बाय रूल से वो आप SPDF के फॉर्म में ही करते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि SPDF हमें स्मॉल लेटर में ही इस्तेमाल करना है, कभी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, फिर अब आवर्त सारणी की जब बात करते हैं तो हमको वहां पर 2 तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। उसमें आपको जो खाने बने होते हैं आवर्त सारणी में, वो आप 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े खड़े, दूसरा क्षैतिज, क्षैतिज मतलब पड़े पड़े, है ना। आज जैसे हम मान लो अगर आपको ऐसे बना देते हैं, ऐसा दिखा देते हैं, ये मान लीजिए कोई बॉक्स है, तो हम इसमें कह रहे हैं कि आपको देखना है इसको खड़े खड़े और पड़े पड़े। तो आप किस तरह से इसको देखेंगे, तो यहाँ पर चेक करिए। देखिए जब हम बॉक्स को इस तरह से देखते हैं, इस तरह से, तो इनको हम कैसा देख रहे हैं, इनको हम देख रहे हैं खड़े खड़े, है ना। इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग क्या, कौन सा फॉर्म, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। ठीक है ना, वर्टिकल फॉर्म में ये है जो खड़े खड़े हैं हमारे। ओके,
और हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज मतलब पड़े पड़े, यानी कि जब हम इसको ऐसे देखेंगे आवर्त सारणी को इस तरीके से, तो उसको हम कहेंगे कि हम क्षैतिज देख रहे हैं, ठीक है। जब आप आवर्त सारणी के खानों को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो आप उसको वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर देख रहे होंगे, और जब आप उसको इस तरह से देखेंगे लेटा हुआ, ठीक है ना, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं क्षैतिज या फिर हॉरिजेंटल। बात क्लियर है? अब समझिए यहाँ पर इसका फायदा क्या है। जब आप इसको खड़ा खड़ा देखते हैं तो उन चीजों को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर, जब आप देखते हैं तो उनको हम बोलते हैं वर्ग या समूह अर्थात ग्रुप, ठीक है। इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप, यानी कि वर्ग या समूह। क्लियर? ओके, बढ़िया। और जब हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं तब इनको हम क्या कहते हैं? तब हम इनको बोलते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त, ठीक है ना। ध्यान रखिए, खड़े खड़े आप देखेंगे तो इसका नाम वर्ग या समूह यानी ग्रुप है, और जब आप इसको इस तरह से हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई आवर्त सारणी दिखा के पूछता है कि बताओ इसमें वर्ग कहाँ है, आवर्त कहाँ है, तो आप इस तरह से खड़े खड़े कॉलम्स को देखेंगे, उनको आप कहेंगे कि ये वर्ग है, और आप जब इस तरह से बड़े बड़े कॉलम्स देखेंगे तो आप उनको कहेंगे कि ये आवर्त है। बात क्लियर हो गया है? आवर्त और वर्ग कैसे छांटेंगे? खड़े वाले वर्ग, लेटे वाले आवर्त। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक बात और लिखिए कि वर्ग या समूह यानी ग्रुप्स जो होते हैं वो 18 होते हैं। मतलब जब आवर्त सारणी को आप चेक करेंगे, आप खुद उसको चेक करके देखिएगा, वहां पर आप देखेंगे जब ऐसे खड़े खड़े के कॉलम्स को आप देखेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेंगे 18। कितने मिलेंगे? 18, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। एसपीडीएफ आपको सब देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ये 18 एसपीडी में बटा होता है। हम आपको ये भी बताएंगे, सारा डिटेल में समझाएंगे, पूरे आवर्त सारणी बनाएंगे, बट अभी आपको बस इन चीजों को लर्न करना है, दिमाग में बसाना है, याद करना है, ठीक है ना। तो खड़े खड़ों को हम लोग बोलते हैं वर्ग जिनकी संख्या होती है 18, और पड़े पड़ों को हम लोग बोलते हैं आवर्त यानी पीरियड जिनकी संख्या होती है 7, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आप कहेंगे 7। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो आप कहेंगे 18। वर्गों को हम कैसे चेक करते हैं, तो हम इस तरह से जब देखते हैं तो वो होते हैं हमारे वर्ग। आवर्त कैसे देखते हैं? जब इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है ना, ऐसे देखेंगे तो उनको कहते हैं आवर्त, उनकी संख्या होती है 7। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज मार लेते हैं। चलिए आप आंसर देते जाइए, देखते हैं आपको कि कितना याद हुआ। तो बताइए एलिमेंट्स यानी कि पूरी आवर्त सारणी में तत्व कितने होते हैं? 118, बिल्कुल सही। अगला ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉकों में बताइए कितने ब्लॉकों में? 4। कौन कौन से? एस पी डी एफ। इन सबको कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर में, ठीक है। फिर आवर्त सारणी को हम कितनी तरह से देख सकते हैं? 2 तरह से। कैसे कैसे? एक बार खड़े खड़े यानी कि ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। तो जब खड़ा खड़ा देखेंगे तो उसका नाम हम लोग क्या देते हैं? वर्ग या समूह अर्थात ग्रुप। कितने होते हैं? 18। फिर हम लोग आवर्त सारणी को दूसरा कैसे देख सकते हैं? लेटा हुआ। लेटा हुआ मतलब हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त, ठीक है। जब आप क्षैतिज देखेंगे तो उसका नाम देंगे आवर्त, जिसको बोलते हैं पीरियड। इनकी संख्या होती है 7। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर एसपीडीएफ की और इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हमने बताया ये आपको 4 प्रकार के ब्लॉक मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो हमने वर्ग बांटे हैं ये वाले ना, ये जिनको बोला ये 18 टोटल, तो ये यही जो वर्ग हैं, यही जो ग्रुप्स हैं, यही हमारे बटे होते हैं किसमें? आवर्त सारणी में। जो एसपीडीएफ ब्लॉक होते हैं उन ब्लॉकों को हम ये वर्ग ही देते हैं, ठीक है। ब्लॉकों को हम वर्ग से ही पहचानते हैं कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, डी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, एफ ब्लॉक में कितने वर्ग हैं, ठीक है ना। तो 4 वर्गों को यानी कि 4 ब्लॉकों को हमने ये 18 वर्ग बांट के रखे हैं। तो किस ब्लॉक के पास में कितने वर्ग हैं समझते हैं। देखिए एस ब्लॉक जो होता है इसके पास होते हैं 2 ग्रुप यानी कि 2 वर्ग। इस तरह के 2 खाने हम देते हैं किसको? एस ब्लॉक को। पी ब्लॉक को कितने देते हैं? 6। पी ब्लॉक को देंगे 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 देंगे पी ब्लॉक को। डी ब्लॉक को कितने देंगे? 10, 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरह से हम कितने? 10 देते हैं डी ब्लॉक को। और एफ को कितने देते हैं? 14, एफ को देंगे 14। यहाँ पर अगर आप एक चीज अच्छे से देख पा रहे हो तो हमने अभी आपको बताया कि वर्गों की संख्या तो होती है 18, और यहाँ पर हम जब दे रहे हैं तो एस को 2 दे दिए, पी को 6 दे दिए, डी को 10 दे दिए, एफ को 14 दे दिए, टोटल तो 32 हो गए। कितने हो गए? 32। और हमने कहा कि तुमको आवर्त सारणी में इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपको 18 मिलेंगे देखने के लिए। तो ये 32 कैसे हो रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि आवर्त सारणी में एस, पी और डी ब्लॉक में ही ये 18 वर्ग बटे होते हैं। एफ जो है उसके 14 वर्गों के लेकर वो नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे। तो देखिए जरा, एस को 2, पी को 6, डी को 10 मिलाकर टोटल 18 हो जाएंगे, और यही 18 से आपकी आवर्त सारणी बनती है। बाकी ये 14 जो हैं वो एफ ब्लॉक के हैं जिनको हम लोग बाहर रख देते हैं। कहाँ रखते हैं? बाहर, ठीक है ना।
अब हमें ये जानना है कि आवर्त सारणी बनाते समय हम एस को किस तरफ रखेंगे, पी को कहाँ रखेंगे, डी को कहाँ रखेंगे, एफ को कहाँ रखेंगे। वैसे आपको हमने बता दिया कि एफ को बाहर रखते हैं फिलहाल, फिर भी देखिए एस, पी और डी को मिलाने पर हमारे 18 ग्रुप होते हैं जो कि हमारी पीरियोडिक टेबल का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो एफ के 14 है वो कहाँ रहेंगे, एकदम नीचे बाहर साइड पर। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक को हम लोग रखते हैं लेफ्ट साइड में, कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में, और पी ब्लॉक को राइट में, और एस और पी के बीच में रखते हैं किसको, डी ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे करके। ठीक है, पहले एस ब्लॉक लेफ्ट में, पी ब्लॉक राइट में, और डी ब्लॉक को रखते हैं एस और पी से थोड़ा सा नीचे करके, और एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के एकदम बाहर बिल्कुल नीचे, डी के भी नीचे रख देते हैं किसको, एफ ब्लॉक। ओके, बात क्लियर हो गई है। तो अगर हम लोग अब यहाँ पर जोड़ें तो एस के कितने होंगे, 2 ग्रुप, तो एस के यहाँ पर होंगे 2 ग्रुप, पी के कितने होंगे 6 ग्रुप। ठीक है, और डी के कितने होंगे यहाँ पर हमारे 10 ग्रुप्स। तो आप चेक कर लीजिए, देखिए 10, 2, 12, 6, 18। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास कितने आ गए, 18 आ गए। आवर्त सारणी में 18 ही हमने बताया होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा था ऊपर, वर्गीय समूह 18 होते हैं। ठीक है ना, तो ये 18 जो है वो एस, पी और डी में बटे होते हैं। एफ के पास जो हमने यहाँ 14 दिखाए हैं वो एकदम बाहर अलग से ही होते हैं एफ के। ठीक है ना, और आवर्त सारणी जब हम बनाएंगे तो उसमें हमको यही एस, पी और डी ब्लॉक के ग्रुप देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर इनकी नंबरिंग की बात करें कि नंबर कैसे दिया गया है, तो IUPAC ने जो नंबरिंग की है वो इस समय की जो आवर्त सारणी हम लोग की चल रही है, जिसको हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, जिस पीरियोडिक टेबल को, उसमें सीरियल नंबर होता है 1 to लेकर 18 तक। अर्थात जब एस की बात करेंगे तो एस को स्टार्टिंग में है तो 1 और 2 पहला और दूसरा ग्रुप किसका होता है, एस का। ठीक है, फिर अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं एस के बाद पी को बोलना है तो हम यहाँ कहते तीसरा, चौथा, पांचवा इसके पास है, बिल्कुल नहीं। एस का 2 ग्रुप था तो हमने पहला दूसरा एस को दे दिया। डी के पास 10 होते हैं तो 2 यहाँ पर हो गए ना। अब तीसरा स्टार्ट करेंगे डी से, तो डी से जब स्टार्ट करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाएंगे। जब हम डी ब्लॉक को 10 ग्रुप देंगे तो कितने जाएंगे, 12 तक। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 2 नंबर तक के ग्रुप तो इसमें होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं 3 से लेकर 12 तक यानी 10 ग्रुप, इसकी जस्ट बाद वो होते हैं डी के पास। और फिर जब 12 के आगे बढ़ते हैं यानी कि कहाँ से, 13 से लेकर 18 तक, ये 6 होते हैं पी ब्लॉक के पास में। ध्यान रखिएगा, अगर इस समय की पीरियोडिक टेबल की बात की जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, तो आप कहेंगे पहला और दूसरा। डी ब्लॉक में कौन कौन से हैं, तो 3 से लेकर 12 तक। और पी ब्लॉक में कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे 13 से लेकर 18 तक। ठीक है ना, जो रोमन अंकों में बनाई गई थी मेंडलीव के द्वारा, ठीक है, वो क्या थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, उसको भी हम लोग आपको बताएंगे। फिलहाल हमें ये बात याद रखनी है, आधुनिक आवर्त सारणी वाली, आधुनिक कह रहे हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ओके, फिर हम लोग जब यहाँ पर इतना जान लेंगे आवर्त सारणी के बारे में, तब हम लोग ये जो नंबर्स हमने बताए हैं कि किसके पास कितने वर्ग होते हैं, उनके नंबर्स क्या होते हैं, रोमन में क्या होंगे, उनको अब समझेंगे एक एक करके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के, और इनके नामों को भी जानेंगे हम लोग कि एस ब्लॉक के पहले वाले का नाम क्या होता है, दूसरे वाले का नाम क्या होता है। ठीक है ना, पहले वर्ग का नाम क्या होगा, दूसरे वर्ग यानी ग्रुप का नाम क्या होगा। इसी प्रकार से पी ब्लॉक के जानेंगे और डी ब्लॉक के सबके जानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एस ब्लॉक की बात करते हैं तो हमें पता है एस ब्लॉक में कितने वर्ग दिए हमने, 2 ग्रुप्स देकर रखे हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप देकर रखे हैं, जिसमें से 2 में हमने बताया था कि एक को पहला नंबर और दूसरे को दूसरा नंबर देते हैं। तो देखिए पहला और दूसरा ग्रुप, ठीक है, पहले वाले को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ए, दूसरे वाले को कहते हैं सेकंड ए रोमन में। ठीक है ना, ये किसने दिया था, ये मेंडलीफ ने शुरू करी थी, ये वाली नंबर रोमन में। ठीक है ना, तो पहले वाले को फर्स्ट ए, दूसरे वाले को सेकंड ए कहते हैं। याद रखिएगा, आपको आगे आवर्त सारणी में भी हम ये सारी चीजें शो करेंगे, बहुत अच्छे शो करेंगे, बहुत अच्छे समझाएंगे। बट अभी आप ये समझ लीजिए, केवल आपको ये बेसिक नॉलेज है जो आपको आता होगा तो पीरियोडिक टेबल बनाने में आपको एकदम सरल लगेगा और बहुत काम आएगा आपके। ठीक है ना, तो एस ब्लॉक को कितने वर्ग, 2 वर्ग देते हैं, पहला और दूसरा। 3 से लेकर 12 तक होते हैं डी के पास में, उसके बारे में आगे बात करेंगे। रोमन में अगर बात करते हैं फर्स्ट को तो हम बोलते हैं फर्स्ट ए और 2 वाले को बोलते हैं सेकंड ए। ठीक है ना, अब इनके नाम की बात करें कि फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको नाम क्या देते हैं, तो उनको नाम देते हैं हम लोग क्षारीय धातुएं, मतलब एल्कली मेटल्स। क्यों कहा, क्योंकि जो फर्स्ट ए में होती हैं, अगर आपको याद हो, किसी ने पढ़ा हो, देखा हो, तो उसमें हमारे पास Li, Na, K, Rb, Cs, ठीक है ना, Fr, इस टाइप के मेटल्स होते हैं किसमें, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में। ठीक,
तो आप वहां पर अगर गौर कीजिए तो Na और K भी वहीं पर है। और जब हम लोग प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो आप NaOH और KOH का नाम लेते हो ना, तो वो कहाँ पर है, फर्स्ट ए में है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, फर्स्ट ए के जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जब वो प्रबल क्षार बना रहे हैं इसलिए उन धातुओं क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं, एल्कली मेटल्स। और जो उसके बाद जस्ट बाद में होता है सेकंड ए, दूसरा वाला, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब धातुएं होती हैं, बेरियम, ठीक है ना। ये सारी जो धातुएं होती हैं वो किसमें होती हैं, दूसरे वाले में, एस ब्लॉक के दूसरे वाले में, जिसको सेकंड ए के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उनको नाम देते हैं हम लोग क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्षारी क्यों लगाया, क्योंकि उनसे भी क्षार यानी कि बेस बनता है, ठीक है ना। और मृदा धातुओं क्यों कहा, क्योंकि ये वाले जो मेटल होते हैं उनके गुण मिट्टी के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, मिट्टी की जैसे। अब मिट्टी जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए आप मिट्टी लेके आइए और आप एक बड़ी सी कढ़ाई ले लीजिए और उस कढ़ाई में मिट्टी को डाल के उसको भूनना शुरू करिए, बताइए क्या मिट्टी गलेगी, बिल्कुल नहीं। आप चाहे जितना उसको गर्म कर डालिए मिट्टी बिल्कुल भी नहीं गलेगी, ठीक है ना। तो वैसे ही ये वाले मेटल्स भी होते हैं, कौन से, क्षारीय मृदा धातुएं, सेकंड ए के मेटल्स ऐसे ही होते हैं, मिट्टी के समान गुण होते हैं। इनको भी आप अगर गर्म करेंगे तो ये भी क्या नहीं होते हैं, जैसे मिट्टी नहीं गलती है वैसे ये भी नहीं गलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, मिट्टी के समान गुण है, याद रखिएगा, मिट्टी के जैसे होते हैं वो, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। उम्मीद करेंगे बात क्लियर हो गई होगी। एक बार जल्दी से रिवीजन मारते हैं, आपसे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, बस आप आंसर बताते जाइए। चलिए, आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118, ठीक है। आवर्त सारणी को आप कितनी तरह से दे सकते हैं, दो तरह से। कैसे कैसे, ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा खड़ा, क्षैतिज यानी कि पड़ा पड़ा, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर जब आप देखेंगे यानी कि जब आप वर्टिकल देखेंगे तब उसको हम नाम देते हैं, वर्टिकल वाली चीजों को हम नाम देते हैं क्या, हम नाम देते हैं वर्ग या समूह या ग्रुप, ठीक है। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 18। बात क्लियर, ठीक है। फिर जब हम उसको ऐसा देखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आवर्त या फिर पीरियड। क्या बोलते हैं, आवर्त या पीरियड। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 7। कितनी होगी, 7। आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 मिलेंगे, ठीक है। और खड़ा खड़ा देखेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, 18। अब ये जो आवर्त सारणी हमारी कितने ब्लॉकों में बटी है, 4 ब्लॉकों में। कौन कौन से, SPDF, SPDF, जिनको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। फिर जब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि ये जो वर्ग हैं, जो 18 ग्रुप हैं, इनको हमने किस ब्लॉक को कौन सा दिया है, कितने दिए हैं, तो S ब्लॉक को हमने कितने दिए हैं, 2, P को 6, D को 10, F को 14। अब अगर आप लगता है कि आप भूल जाएंगे तो S का याद कर लीजिए, आगे +4 करते जाइए। तो S का होता है 2 + 4 हो गया 6 P का, ठीक है, +4, 6 + 4 हो गया 10 D का, और 10 + 4 14 हो गया F का, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। पर हम जानते क्या है कि क्या आवर्त सारणी बना रहे हैं, चारों योगदान दे रहे हैं, ये पूरे के पूरे 32 दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं, 32 ग्रुप नहीं देते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आवर्त सारणी केवल 18 ग्रुप होते हैं। तो 18 किससे बन रहा है, SP और D से। तो SP और D के ग्रुप जो होते हैं यही बनाते हैं पीरियोडिक टेबल को। और जो F है, गरीब आदमी है, इसको क्या करते हैं ये लोग, नीचे स्थान दे देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से अरेंज होते हैं आवर्त सारणी में। S ब्लॉक लेफ्ट में होता है, P ब्लॉक राइट में होता है, D ब्लॉक इन दोनों के बीच में थोड़ा सा नीचे होता है, और F ब्लॉक उसके नीचे होता है, ठीक है। S ब्लॉक को 2 ग्रुप दिए थे। जब हम लोग नॉर्मल गिनती की बात करते हैं तो 2 ग्रुप को हम लोग पहला और दूसरा बोलते हैं। P ब्लॉक को 6 ग्रुप देते हैं, जिनको हम लोग 13 से लेकर 18 तक की नंबरिंग देते हैं, ठीक है ना। और D ब्लॉक को हम लोग 10 ग्रुप देते हैं, जो हमारे इसके जस्ट बाद से शुरू होगा ना, 1 2 तो फिर 3 से लेकर 12, यानी 10 ग्रुप यहाँ पर 3 से 12 तक, बाकी बची हुई 6 13 से 18 तक P में होता है, ठीक है। और F को 14। फिर हमने बात करी कि S ब्लॉक के बारे में, अब इन ग्रुप के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो हमने क्या बताया कि S ब्लॉक के 2 ग्रुप होते हैं, पहला और दूसरा। पहले को हम लोग फर्स्ट और दूसरे को सेकंड डे, रोमन गिनतियों में भी लिख सकते हैं, ये मेंडलीव की दी हुई नंबरिंग है। ओके, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने बोला कि भैया इसका नाम क्या होता है फर्स्ट ए का। तो फर्स्ट ए के जितने भी मेटल्स होते हैं उस ग्रुप में, जितने भी होंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये फर्स्ट ए है, जैसे बहुत सारे मेटल लिखे होंगे, जिसमें से Li होगा, Na होगा, पोटेशियम होगा, बहुत सारे होंगे ना, तो उन सबको हम लोग कहते हैं क्षारीय धातुएं, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। दूसरे भैया सेकंड कौन से होते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है, क्योंकि इनके गुण मिट्टी के समान होते हैं। उम्मीद करेंगे ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम लोग इसी में अभी हमने बताया ना आपको, एस के बताए हैं, पी के बताएंगे, डी के बताएंगे, एफ के बताएंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर वीडियो को यहीं पर रोक देंगे। कहाँ पर, एस के बता दिए हैं, पी डी और एफ के भी आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद का फिर जो भी होगा लेक्चर हम लोग उसको आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे। वहाँ पर हम लोग
और इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और फिर एक एक करके धीमे धीमे करते हुए हम आपको एक क्लास पूरी देंगे आवर्त सारणी बनाने की कि किस तरह से बनाइए। फिर आपको एक क्लास हम बताएंगे कि अगल बगल की चीज़ों को आपको कैसे लिखना है, ठीक है। फिर आपको हम ट्रिकें बताएंगे कि किस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल को आपको फिल करना है। ओके, तो सारी चीज़ों को आपको डिटेल मिलेगा और फिर उसका इस्तेमाल करना बताएंगे। पीरियोडिक टेबल का आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मजा आने वाली है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अगले पार्ट्स को। तो एस ब्लॉक के बारे में हम लोग जान लिया था कि उनको दो ग्रुप दिए गए थे, पहला दूसरा यानी फर्स्ट है और सेकंड है, ठीक है ना। देखिए आपको अगर लग रहा है कि नहीं हम याद कैसे करें, प्रयास कीजिए एक बार, ठीक है ना। इसका जब आवर्त सारणी पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पर इनको फिर से हम आपको याद करना बताएंगे, बहुत ही गजब तरीके से मजा आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर प्रयास करते हैं, हम लोग सीख रहे हैं तो सीखने के स्तर से हम लोग चीज़ों को समझते हैं और अगर याद कर लेते हैं तो आपको बाद में फिर जब ट्रिक मिलेगी इसकी और मजा आएगा फिर पढ़ने में, है ना। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपको कोई सवाल लगाया जाए और आपको कोई कठिन मेथड बताया जाए और कठिन मेथड बनाने के बाद आप उसको सीख जाओ, लगा लो, बड़ी मुश्किल से आपने सीख लिया, फिर आपको उसका एक थोड़ा सा मान लो उससे थोड़ा सा कम कठिन जो हो वो बताएं अगर आपको, तो आपको क्या लगेगा, तो यार ये तो बहुत सरल है। अच्छा और एग्जाम्पल समझिए, क्यों हमने आज कहा था पहले याद कर लीजिए और फिर हम आपको इसका और तरीका बताएंगे तो आपको और मजा आएगी ये नंबर्स को याद करने में। समझिए जरा, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं और प्याज की सब्जी बनाएंगे आज हम लोग, और आपको 50 प्याज काटनी है अकेले। अब आपको लगेगा 50 प्याज काटनी है, समझ लो आज तो भैया हो गया काम, आंसुओं की धार बह जाएगी, है ना। आपको बड़ा मतलब वो लगेगा कि यार 50 प्याज काटनी है। अब फिर आपसे थोड़ी देर बाद आके चलो मान लो मजबूरी है, फंस गए भैया, ला कर धर दी गई, अब हमको काटने मिल गया, हमने काटना भी शुरू कर दिया, 2-4 प्याज आपने काट डाली और फिर आपसे थोड़ी देर बाद आके कहा गया कि 50 नहीं काटनी है, आपको केवल 10 प्याज काटनी है। कितनी काटनी है? 10 प्याज। तो आपको क्या लगेगा, बहुत अच्छा हुआ, चलो 10 ही काटनी है, 2-4 तो काटेगी, बड़े आराम से काट लेंगे। हम हंस हंस के काटोगे 10 प्याजों को, ठीक है ना। क्यों? पहले आपको लोड दिया गया था, बहुत सारा बता दिया गया था, इतना करिए, फिर आपको जब काम हल्का मिल गया तो आपने क्या किया, बड़े आसानी से कर लिया हंस हंस के। बस वैसे ही इसमें समझिए कि पहले आप इसको तैयार कीजिए, याद करिए, एक बार आपको याद हो जाता है ये, फिर आपको जब तरीका बताया जाएगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे फिर, ठीक है ना। याद करने वाली चीज़ों को आप भूल सकते हैं बस तरीका नहीं भूलेंगे, लेकिन जब याद करेंगे तो तरीका समझने में आसान रहेगा, ठीक है। तो समझिए, हमने एस ब्लॉक का पढ़ लिया है। पी ब्लॉक में हमने कितने बताए थे आपको, 6 ग्रुप्स देते हैं हम लोग, 6 वर्ग हैं पी ब्लॉक के। कौन कौन सा होता है अब याद होगा आपको, तो एस पहले होता है, फिर डी होता है, फिर पी होता है। तो पहले एस को पहला दूसरा दे दिया, तो तीसरा नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी से, 3 से लेकर 12 तक, है ना। पूरे 10 ग्रुप इसको देते हैं, 3 से 12 तक के 10 ग्रुप देते हैं डी को। तो 13 नंबर से ही तो पी स्टार्ट होगा, 13 से लेकर 18 तक। इसलिए पी ब्लॉक का हमने जो छठवां स्टार्ट किया है, जो हमने बोला 6 ग्रुप है, उसका भैया पहला वाला जो है हमने 13 नंबर से 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है ना, ये नंबर दिए। बट अगर रोमन अंकों के हिसाब से चलेंगे तो एस और पी ब्लॉक भाई भाई होते हैं। देखिए अगर हम लोग एस की बात करें तो एस में आपने फर्स्ट है, सेकंड है देखा था, और यहाँ देखिए थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, ए वाले सीधे पी के पास आ गए एस के बाद। तो इनको भी हम बताएंगे कैसे तरीके से याद रखिए, ठीक है, इनको कैसे तरीके से आपको याद करना है। चलिए अच्छा हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। एस और पी को हमने ए क्यों दिया, तो एस और पी को आप समझिए स्पेशल पर्सन, क्या समझिए, स्पेशल पर्सन, एस पी, और डी होंगे डर्टी और एफ वाले होंगे फालतू, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई स्कूल की रैली होती है, अब वहाँ पर जब बच्चे चलाए जाते हैं तो कुछ बच्चों को स्कूल में ही छोड़ के आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों क्या करते हैं जो रैली में जा रहे होते हैं, और एक आध बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उस रैली के अगल बगल डंडा लेके खड़ा कर दिया जाता है, कहते हैं कि इन बच्चों को देखे रहना। अर्थात जो अगल बगल है वो कौन है, स्पेशल पर्सन। बीच में कौन चल रहे हैं, डर्टी वाले। स्कूल में किसको छोड़ के है, फालतू वालों को, है ना। अर्थात स्पेशल पर्सन कहाँ होते हैं, अगल बगल। इसीलिए हमने कहा था कि आवर्त सारणी में एस और पी को कहाँ रखेंगे, साइड साइड में स्पेशल पर्सन। डर्टी वाले कहाँ, बीच में, डी वाले बीच में, और एफ यानी फालतू वाले एकदम नीचे, ठीक है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप। अब फिर नंबर का, नंबर से क्या मतलब है, स्पेशल पर्सन, डर्टी, फालतू जो हमने याद किया, इसका नंबर से क्या लेना देना। तो आप ऐसे समझ जाइए ना कि देखिए हमें रोमन अंक देना है, और रोमन अंकों में आपको 8 नंबर से ऊपर नहीं बढ़ना है, कि किसी के भी चारों अगर गिनती करना चालू करेंगे तो आप पहले जब स्टार्टिंग से, अब ये नहीं कि जितनी मर्जी भर डालो, आपको नॉर्मली 4 ही लेने हैं। तो 1, 2, 3, 4 भरने के बाद जब आप डबल करो कितना जाएगा, 8 जाएगा ना, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। या फिर अगर आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा हो, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि हर परमाणु अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ऐसे समझ लीजिए। इसलिए हम लोग 8 से ज्यादा रोमन अंक नहीं देंगे, ठीक है ना। तो हमें 8 तक ही ले जाना है। तो अब 8 हमारा कैसे होगा, एस को 2 दिए थे, पी को हमने 6 दिए थे, डी को 10 दिए थे,
तो SOP को मिला के तो 8 हो सकता है, तो हमने 8 कर दिया। S को पहला दूसरा रोमन दे दिया और B को हमने 3 से लेकर 8 तक दे दिया रोमन में। अब हमने A क्यों लिखा, तो ऐसे याद रखिए स्पेशल पर्सन है इसलिए इनको A ग्रेड दी गई है, तो इनके रोमन अंकों में हमने AA लिख दिया S और P वाले में, ठीक है। और D वालों को देखिए, D वालों में देखिए इसमें B लिखा हुआ है, क्या लिखा है B, और इनको हमने नंबर कहाँ से दिया, 3rd B 4 B 5 B, रोमन अंक इसमें भी है, ऐसा नहीं कि 3rd से स्टार्ट कर दिया, 1st 2nd कहाँ दिया। देखिए ये रहा 1st और ये रहा 2nd, इसको आपको याद कैसे रखना है, देखिए याद ऐसे रखना है आपको कि पीछे का अंक देखिएगा। अब आप यहाँ देखिए तो पीछे का अंक कोई है नहीं, तो जो आपको नंबर दिख रहा है बस उसे लिख दीजिए 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बड़ा 8 से ऊपर जाना नहीं है, तो 9 और 10 में तो भैया देखिए 10 में देखेंगे पीछे का अंक 0 है और 9 में पीछे का अंक कुछ है ही नहीं, हमें 8 से ऊपर ले जाना नहीं है, तो 9 और 10 को भी क्या दे दिया 8 8। और इधर देखिए पीछे का अंक 1 है तो फर्स्ट, इधर सेकंड है तो पीछे का अंक 2 है ना तो सेकंड दिया, ठीक है। और डर्टी वाले थे इसलिए हमने इनको कौन सी B ग्रेड दे दिया, ठीक है। स्पेशल पर्सन जो थे SOP वाले उनको हमने A ग्रेड दिया, रोमन में उनको भी हमने फर्स्ट से लेकर 8th तक लिखा, बट उनमें रोमन अंक कौन सा दिया भैया हमने, रोमन अंक के साथ में A ग्रेड दिया, क्योंकि वो क्या थे स्पेशल पर्सन थे। और D वाले क्या थे डर्टी लोग, और डर्टी वालों को क्या दिया हमने B ग्रेड दिया। नंबरिंग उनकी भी वैसी है रोमन में, बस कैसे रखना है वो हमने आपको बता दिया। पीछे का अंकों की बात करी थी वहाँ यहाँ पर भी मैच कर लीजिए यही बात, देखिए पीछे का अंक 3 था तो 3 लिखा, 4 था तो 4 लिखा, 5 था तो 5, 6 था तो 6 7 8, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें भी 3 के लिए 3, 4 के लिए 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 और 9 के लिए भी 8, 10 के लिए भी 8, क्योंकि 8 से ऊपर जाना नहीं है। और 11 के लिए पीछे का अंक 1 है तो फर्स्ट, 2 है तो सेकंड, ठीक है। स्पेशल पर्सन के लिए A और डर्टी वालों के लिए B। इस तरह से अगर आपको याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब हम लोग इनके नाम को जानते हैं, ठीक। तो जो 3rd A P ब्लॉक का जो पहला है 3rd A, इसका पहला तत्व होता है, एलिमेंट पहला जो है वो बोरॉन ही होता है, इसलिए हम कहते हैं उसको बोरॉन फैमिली, बोरॉन परिवार, ठीक है ना। जब इसमें आगे बढ़ेंगे आप 14वें वर्ग में यानी कि 4th A ग्रुप में या 14 ग्रुप में, तो उसका पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, तो उसको मैं नाम दिया कार्बन परिवार, ठीक है ना। तो जो पहले उन्हीं के हिसाब से नाम दिए गए लगभग में। और 5th A में जब आप जाओगे यानी 15वें वर्ग में, तो आप उसमें देखने को मिलेगा आपको पहला जो होता है एलिमेंट वो होता है नाइट्रोजन। आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा, बस साथ में बने रहिए, जैसे बताते जा रहे वैसे तैयार करते जाइए, और जब आगे आपको बताएंगे चीजों को आगे पढ़ाएंगे तो आगे और मजा आएगी और अच्छे से ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो 5th A का पहला एलिमेंट कौन होता है नाइट्रोजन, इसलिए इसको दिया नाइट्रोजन परिवार। अदर नेम इसका होता है निकोजेंस, का नाम रखते हैं निकोजेंस, ठीक है ना, नाइट्रोजन फैमिली या फिर निकोजेंस। अच्छा यहाँ पर ये आप देखिए P भी लिखा हुआ है, यहाँ P साइलेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे निकोजेंस, ये यहाँ पर साइलेंट होता है, ओके। और फिर जब 6A की बात करते हैं 16वें वर्ग की, तो उसमें पहला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, इसलिए इनको हम कहते हैं ऑक्सीजन परिवार, या फिर अदर नेम इनको देते हैं कैल्कोजेंस, क्या नाम देते हैं कैल्कोजेंस, ठीक है ना। 7A फ्लोरीन होता है, बट यहाँ फ्लोरीन परिवार नहीं कहते, इनको हम कहते हैं हेलोजन परिवार, क्या कहते हैं हेलोजन परिवार। बहुत आपके काम आने वाला, इस शब्द को याद कर लीजिए, हेलोजन का मतलब होता है FCl-Br वाले एलिमेंट्स। 7A 17 ग्रुप के 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनको बोलते हैं हेलोजन परिवार, हेलोजन फैमिली, ठीक है। अगर इन एलिमेंट्स को डिनोट करने की बात आती है तो हम इनको X से डिनोट करते हैं, किससे X से डिनोट करते हैं, जहाँ X का मतलब क्या होगा कि इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आएंगे तो हमारे मेन जो होते हैं वो होते हैं इसमें FCl-Br, इनको हम मेन हेलोजेंस मानते हैं। होता है AT भी है इसमें, जब आप इसमें हम आगे आपको भरना बताएंगे तो इसी ग्रुप में AT भी आगे आएगा, बट AT जो है वो कम स्टेबल होता है, क्या होता है कम स्टेबल, तो जो स्टेबल नहीं इसलिए उसको हम लोगों ने लिखा नहीं, तो हमारी जो स्टेबल हमने उसको लिखा है FCl-Br, ठीक है ना। तो ये हमारे हेलोजेंस होते हैं, आगे आपको सारे बताएंगे, सारे हम लोग भरवाएंगे भी, वहाँ फिर से इन चीज़ों को दोहराएंगे, बट पहले आपको एक बार इनको तैयार जरूर करना है, ठीक है ना। बेसिक जानकारियाँ हैं तो बेसिक जानकारी को तैयार करिए। फिर जब हम लोग 8th या 18 में आते हैं 18 ग्रुप में, तो वहाँ पर हमको मिलती है अक्रिय उत्कृष्ट गैसें। अक्रिय उत्कृष्ट गैसें नाम कैसे पड़ा इनका, यहाँ पर जो गैसें होती है वो हीलियम, नियॉन, आर्गन जैसी गैसें होती हैं, वो रिएक्शन नहीं करती हैं और बहुत ही रेयर केस में मिलती हैं, तो रेयर केस में मिलने की वजह से उनका नाम रखा हमने उत्कृष्ट गैसें, और किसी से क्रिया नहीं करती इसलिए इनका नाम रखा अक्रिय गैसें। इनको हम लोग कहते हैं क्या, नोबल और इनर्ट गैसेस, ठीक है ना। अक्रिय को बोलते हैं नोबल, उत्कृष्ट को बोलते हैं इनर्ट गैस, बात क्लियर है। तो प्रकृति में हमें जल्दी मिलते नहीं है, जो चीज हमको जल्दी मिलता नहीं, महंगा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं उत्कृष्ट, बहुत महंगा, उत्कृष्ट मतलब महंगा होता है, ठीक है ना। जैसे सोना, चांदी है ना, प्लेटिनम, ये क्या उत्कृष्ट धातुएं हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी होती हैं। उसी प्रकार से ये गैसें क्या होती हैं, उत्कृष्ट गैसें, क्योंकि हमें प्रकृति में बहुत कम मिलती हैं इसलिए ये भी क्या होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, ठीक है ना। तो अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें, बात क्लियर हो गया होगा आपको। क्रिया ना करने की वजह से इनका नाम अक्रिय रखा गया, और प्रकृति में बहुत कम मात्रा होने की वजह से इनका नाम उत्कृष्ट गैसें या फिर हम लोग इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। उम्मीद करेंगे ये नाम आपको याद हो जाएंगे, एस ब्लॉक के भी याद कर लिए होंगे, एक बार लास्ट में लोग फिर से दोहराएंगे इसको। आगे बढ़ते हैं डी ब्लॉक की ओर। डी ब्लॉक में हमने कितने 10 ग्रुप देकर रखे हैं,
10 हमने बताया आपको कहां से कहां तक याद हो गया होगा अब तक आपको कि 3 से लेकर 12 तक के, 3 से लेकर 12 तक के होते हैं डी ब्लॉक के। और नंबरिंग कैसे देते हैं रोमन न्यूज को, थर्ड बी से स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग याद रखने के लिए आपको हमने बोला है कि बस ये नंबर्स को देखिए, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, बस डी ब्लॉक है तो हमें बी लेना है। तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, एट्थ बी, 8 से ऊपर जाना नहीं है, इसलिए 9वें और 10वें को भी हमने 8 ही बोल दिया, एट्थ बी। अच्छा, ये एक आवर साड़ी का दोष है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक ग्रुप को अलग अलग नंबर दिया गया, बट 8, 9, 10 इन 3 ग्रुपों को एट्थ बी ही मेंडलीफ ने बोला था। तो ये एक आवर साड़ी का दोष है, भला हो आईयूपीएससी वालों का। तो इन्होंने क्या किया, तीनों को 8, 9, 10 अलग अलग नंबर दिया है, ठीक है, बड़े खुश हो रहे होंगे ये लोग। आगे देखते हैं हम लोग 11 और 12, इस पे हमने पीछे का अंक देखा तो फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट भी, सेकंड लिखा तो सेकंड भी, ठीक है ना, इस तरह से नाम दिया। इसके हर एक एलिमेंट सारे के सारे, इसमें 14 यानी 40 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, ठीक है ना, आपको आगे ये भी याद करवाएंगे, अभी याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। 40 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, उन 40 एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है ना। अब वैसे तो सारे के सारे 40 संक्रमण नहीं होते हैं, संक्रमण का मतलब होता है जो कुछ खाली हो। डी पर हम लोग क्या है 10 ग्रुप हैं, तो मैक्सिमम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ये जो ग्रुप्स की संख्या लिखी है इनकी, इसके हिसाब से हमें ये भी पता चलता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिसके पास जितने ग्रुप हैं उसके पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते। एस के पास 2 ग्रुप थे तो एस पर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन S1 S2 भर सकते हैं। पी पर 6 ग्रुप हैं तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 तक भर सकते हैं। ऐसे डी के पास कितने 10 ग्रुप हैं तो डी पर 1 से लेकर आप 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, ठीक है ना, तो वहां पर आपको ये काम देगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमें कुछ ऐसे मिलते हैं जहां पर कुछ पूरे पूरे भरे होते हैं जिसमें 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें पूरे 10-10 भरे हैं उनको हम संक्रमण नहीं कहते हैं, ठीक है। जो 10 से कुछ खाली होते हैं, 9 है, 8 है, 7 है, जिसमें ठीक है खाली हैं, उन सबको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। बात क्लियर है। तो जो 10 से पूरे पूरे ना भरे हों, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय पूरे पूरे 10 इलेक्ट्रॉन ना आ रहे हों, उनसे कुछ कम होंगे, उन्हीं को हम कहते हैं संक्रमण। तो यहाँ पूरे के पूरे 40 संक्रमण नहीं होते हैं, लगभग 5, 6 या 6, 7 ऐसे जो होते हैं वो संक्रमण नहीं होंगे जिनमें 10-10 भरे हैं। तो मोस्टली लेकिन हम बता रहे हैं कि मान लीजिए, चलिए हमने कहा 7 जो है वो संक्रमण नहीं है, 7 में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो 7 संक्रमण नहीं है। तो 7 की तुलना में बाकी हमारे कितने बचे, 33 एलिमेंट्स बचे। तो 33 ऐसे हैं जो संक्रमण है। तो जब जिसकी संख्या ज्यादा होती है बोलबाला भी उसी का होता है, ठीक है ना। तो संक्रमण है हमारे पास 33, इसलिए हमने इनको क्या दे दिया, संक्रमण तत्व नाम दे दिया, ठीक है। ये भी क्लियर नहीं है, जरूरी नहीं है 33 ही हो, ये हम आपको जब चेक करेंगे आवर साड़ी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ लोग इसलिए मानते हैं इसको कि जो खाली कक्षा की इस वजह से हमने नाम दिया, जो अभी आपको बताया हमने कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होंगे जिसमें 10 से कम है उनको संक्रमण। कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि ये जो डी वाले हैं वो एस और पी के बीच में संक्रमित होते हैं, एस और पी के बीच में भरे होते हैं, एस और पी के बीच में उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण कहते हैं। तो आपको जो समझना हो वैसे याद कर लीजिए, ठीक है। एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप होते हैं और इनको हम लोग इस तरह से ग्रुप वाइज नहीं बताते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से नहीं लिखते हैं। इनको हम लोग पीरियड वाइज लिखते हैं। 14 ग्रुप बनाएंगे हम लोग ऐसे ऐसे करके, बट उसमें हम लोग 2 पीरियड, 2 आवर्तों को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 आवर्त बनाएंगे ब्लॉक के। बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब आवर्त सारी आपको बनाकर सिखाएंगे वहां पर, अभी बस याद करते जाइए। एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप होते हैं और इनको इनके आवर्त के हिसाब से नाम दिया गया, इनके पीरियड के हिसाब से नाम दिया गया। इसके पहले पीरियड को कहते हैं लैंथेनाइड और दूसरे पीरियड को कहते हैं एक्टिनाइड। और इन पूरे तत्वों को, एफ ब्लॉक के पूरे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व। दुर्लभ मृदा तत्व नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये मिट्टी में मिलते हैं और बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही जल्द नहीं मिलेंगे, यानी कि समझ लीजिए कि बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना, प्रकृति में या मिट्टी में बहुत कम मात्रा में आपको ये मिलते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया दुर्लभ मृदा तत्व। और आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहा, क्योंकि आवर्त सारणी में जब हम इनको चेक करते हैं तो इनका जो नंबर होता है वास्तव में इनको डी ब्लॉक के अंदर स्थान दिया गया है, डी ब्लॉक के अंदर भरा गया, लेकिन आवर्त सारणी ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, बेकार लगने लगी, इसलिए इनको उठा के बाहर रख दिया गया, ठीक है ना। बट है ये डी ब्लॉक के ही, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक के लेंथनम में जो लेंथनम नाम का तत्व है वहां पर हम लोग लेंथेनाइड को भरते हैं और एक्टिनम नाम का जो तत्व है वहां पर हम लोग एक्टिनाइड को भरते हैं। तो ये कहां पर है, ये एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो संक्रमण के अंदर हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। बात ध्यान रखिएगा, डी के अंदर ही है ये, एफ वाले डी के अंदर हैं, बट हम लोग एक के ऊपर एक चढ़ा के नहीं दिखा सकते ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एफ वालों को आगे बाहर रख देते हैं। इनकी 2 अलग से श्रेणियां यानी कि आवर्त यानी पीरियड बना देते हैं। पहले पीरियड को लेंथेनाइड और दूसरे पीरियड को एक्टिनाइड कहते हैं। और नाम क्या होता है इसका पूरा रूप से, फुल रूप में अगर इनका नाम बोले तो इन तत्वों को कहते हैं हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व या फिर दुर्लभ मृदा
तत्व। उम्मीद करेंगे सारे नाम आपको समझ में आ गए होंगे। हर एक ब्लॉक का अवर साड़ी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया, किसके पास कितने वर्ग हैं ये भी सब आपको क्लियर होगा, और किस ब्लॉक का क्या नाम है, ठीक है ना, ये भी आपको पता चल गया होगा। जहां एस और पी वालों के स्पेशल नाम दिए गए हैं। एस का पहला हमने क्षारीय धातु, दूसरा क्षारीय मृद धातु यानी कि एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल हो रहा था, और पी के आपके सामने यहाँ पर सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और डी वालों को हम संयुक्त रूप से पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास 10 यहाँ पर होते हैं, 10 के 10 को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको बता दिया कि संक्रमण का मतलब है जो पूरी तरह से भरे ना हो, ठीक है ना, जिसमें डी पूरी तरह से भरे नहीं होंगे वही है संक्रमण। और फिर एफ के हमारे होते हैं 14 ग्रुप, जिसमें हम लोग यहाँ पर ग्रुप वाइज नहीं, इनको हम लोग पीरियड वाइज इनका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। पीरियड वाइज देखते हैं तो पहला पीरियड को लैंथेनाइड, दूसरा को एक्टिनाइड, और संपूर्ण रूप से इनको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व या दूसरा मृद तत्व कहते हैं। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को आप अच्छे से जितना भी लिखा हुआ है उसका सारा का बढ़िया सा आप नोट्स बना के अच्छे से तैयार करके आएंगे अगली वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिएगा इसी तरह से आप तैयार करिए, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको इसी तरह से पढ़ना है इस चैप्टर को, या हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक को आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को, तो जैसे बताते जा रहे बस वैसे तैयार करिए। पहले जाके 50 आप एलिमेंट्स याद करके आइए, 50 याद हो जाने के बाद इसको पूरा पढ़िए, पूरी वीडियो वाली क्लियर करिए, सारी की सारी जितने लेक्चर्स के बता रहे सारे क्लियर करिए, फिर जाके वहाँ याद करिए। उम्मीद मानिए, थोड़ा सा भरोसा कीजिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा बट आपको धीमे धीमे करके इससे मजा आने लगेगी, आपकी केमिस्ट्री इतनी तेज हो जाएगी कि आप अपने क्लास में केमिस्ट्री के टॉपर होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।